जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस पढ़ाकू अड्डा में। साथियों, हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथियों, यूपी एग्ज़ाम वाले ने जो कह सकते हैं अभी 21 तारीख को लेखपाल का एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए एक सामान्य ज्ञान की पुस्तक कह सकते हैं लॉन्च की है। ये पुस्तक उत्तर प्रदेश का जो लेखपाल का एग्ज़ाम है या यूपी ट्रिपल एस सी के और भी अन्य एग्ज़ाम है, चाहे ये लोअर पीसीएस का हो साथियों, एजीटीए का हो, और भी अन्य एग्ज़ाम हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक होगी साथियों। अभी फ़िलहाल लेखपाल के लिए बूस्टर सीरीज है साथियों, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया गया है। और इनका कोई भी साथियों बुक रहती है या कोई भी नोट्स वगैरह रहते हैं, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं के नोट्स या बुक से एग्ज़ाम में आते हैं साथियों, देखने को मिलते हैं। और सभी सिलेक्टेड कह सकते हैं टीचर्स, जो बहुत मेहनती टीचर हैं साथियों, उन लोगों के द्वारा इसको तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं इसमें, जैसे ये सब सिलेबस में ये दिया गया, ये भी टॉपिक दिए गए हैं। तो आज साथियों हम जैसे 5 नंबर का जैसे यहाँ पे दिया गया है, जो ग्राम में समाज एवं विकास साथियों, उसको देख लेंगे। तो ग्राम समाज एवं विकास यहाँ पे दिया है। ग्रा आइए तो शुरू करते हैं। ग्राम समाज एवं विकास, तो ये साथियों 5 क्वेश्चन इससे आने हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो इसमें साथियों यहाँ दिया है कि भारत में कृषि का प्रारंभ एवं विकास, तो इसके बारे में दिया गया है। तो साथियों देख लेते हैं कि भारत में कृषि का जो प्रारंभ है वो कब से हुआ। तो भारत कृषि प्रधान देश होने का दावा स्पष्ट करते हुए विश्व में कृषि विकास के क्षेत्र में प्रमुख स्थान प्राप्त कर चुका है। फिर भी राष्ट्रीय आय का लगभग 18-19% हिस्सा ही कृषि से प्राप्त हो पाता है। और यह सच है कि अपने देश की लगभग 65 से 70% जनसंख्या की जीविका का साधन है जो कृषि से जुड़ी हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, फैक्ट है, 65 से 70% जीविका कृषि से है। नेक्स्ट है, यहाँ ये अगला क्वेश्चन टॉपिक दिया है कि अगला पॉइंट कहेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर कितनी रखी गई थी। तो 4% हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र। अगला है कृषि का ऐतिहासिक विकास क्रम, जैसे इतिहास क्या रहा है, कब क्या कहा जाता रहा। तो पाषाण काल की यदि हम बात करें तो साथियों मध्यपुरा पाषाण काल युग में प्रस्तर सल्कों से निर्मित विभिन्न प्रकार के फलक, बेधनी, छेदनी और खुरचनी का प्रयोग होता था। फिर उसके बाद बात करते हैं कि इस काल के लोग कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। वे गाय, बैल, भेड़, बकरी पालते थे। पाषाण काल के लोग साथियों, मेहरगढ़ के नव पाषाणी लोग गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे, जबकि इलाहाबाद के पास चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। इलाहाबाद में बेलन घाटी भी है साथियों। नेक्स्ट है, यहाँ दिया है कि ताम्र पाषाण काल। तो साथियों ताम्र पाषाण काल की बात करें तो ताम्र पाषाण जो युग है इसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? चालकोलिथिक युग। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। तो साथियों जो हड़प्पा सभ्यता है एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा कालीन लोग कृषि तथा पशुपालन दोनों करते थे, किंतु कृषि इनका मुख्य पेशा था, जिसके बल पर उन्होंने समृद्ध नगरीय जीवन का विकास किया। तो साथियों ये कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। लोथल और रंगपुर से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो लोथल गुजरात में एक साथियों कह सकते हैं बंदरगाह था लोथल। नेक्स्ट है, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है साथियों। और क्या ये कालीबंगा से काली चूड़ियाँ भी मिली हैं। बनावली हरियाणा में है। मिट्टी का हल, या कह सकते हैं मिट्टी, बनावली से हल्का मिट्टी का खिलौना प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है, जैसे यहाँ दिया है, सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ये साथियों कह सकते हैं वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद में केवल जौ या यौ नामक अनाज की चर्चा है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन। तो कृषि का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में? चौथे मंडल में। काठक संहिता में 24 बैल द्वारा हल खींचे जाने का, अथर्ववेद में वर्षा, कूप एवं नहर का तथा यजुर्वेद में हल को सीर के नाम से उल्लेख किया गया है या हल को सीर कहा गया है। कहाँ? यजुर्वेद में। तो साथियों ऋग्वेद में केवल जौ नामक अनाज की चर्चा हुई है और ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन होता है। अगला साथियों यहाँ गुप्तकालीन जैसे दिया है, तो गुप्त काल के बारे में देखें। स्कंद गुप्त के तो जूनागढ़ अभिलेख में
राज्य द्वारा प्रोत्साहित सिंचाई के कार्यों का उल्लेख मिलता है। तो राज्य द्वारा प्रोत्साहित सिंचाई के कार्यों का उल्लेख कहाँ मिलता है या किस अभिलेख में मिलता है? तो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया गया है कि रहंट और घंटी यंत्र। तो रहंट और घंटी यंत्र की यदि हम बात करें तो जैसे का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था कहाँ? गुप्त काल में। ऊपरी कर एक प्रकार का भूमि कर था जिसे ऊपरी वसूलता था। क्षेत्र क्या होता था गुप्त काल में? क्षेत्र किसे कहते? तो खेती योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे। क्षेत्र क्या था? खेती योग्य भूमि। चरागाह भूमि पशुओं के चारा की योग्य भूमि। और खिल क्या था? भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। तो गुप्त काल में जो जोतने योग्य भूमि नहीं होती उसे खिल कहा जाता था। हम बात करेंगे 535 ईस्वी से 1300 ईस्वी का भारत। तो इसकी हम चर्चा करते जैसे दक्षिण भारत के राज्यों से इलायची, तिल, अफीम और नील का निर्यात होता था। तो क्या क्या दक्षिण भारत के राज्यों से इलायची, तिल, अफीम और नील का निर्यात होता था। पहाड़ी जाति के लोग कह सकते क्या करते थे? जंगल या स्थान काटकर झूम खेती या जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं करते थे। तो ये कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में मोस्टली रूप से प्रचलित भी है। आगे देखते हैं, यहाँ दिया है मुस्लिम काल। तो साथियों मुस्लिम काल की हम यदि चर्चा करें तो यहाँ है इसे मध्यकालीन युग भी कहा गया जिसमें कृषि एवं उद्यान संबंधी कार्य पर विशेष बल दिया गया। वहाँ धान, गेहूँ, मंडुआ, जामुन, नारंगी, महुआ की खेती का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है मूल स्थिरीकरण कोष। तो साथियों इसमें देखते हैं क्या है, तो कह सकते हैं प्याज और आलू के मूल्यों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मूल स्थिरीकरण कोष की स्थापना 2014-15 में की गई। तो क्या हुआ साथियों? मूल स्थिरीकरण कोष मतलब प्याज और आलू के मूल्यों में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मूल स्थिरीकरण कोष की स्थापना कब हुई? 2014-15 में। नेक्स्ट है कृषि जीन बैंक। तो साथियों जो कृषि जीन बैंक कहती है इसकी हम चर्चा करें तो इसमें दिया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में कृषि पदार्थों के डीएनए फिंगर प्रिंट का केंद्र स्थापित किया। इसके माध्यम से किसी भी कृषि पदार्थ की जीन स्तर पर प्रमाणिक पहचान की जाती है। तो कह सकते हैं कि किसी पदार्थों के डीएनए फिंगरप्रिंट का केंद्र स्थापित किसने किया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किया। इसके माध्यम से किसी भी कृषि पदार्थ की जीन स्तर पर प्रमाणिक पहचान की जाती है। नेक्स्ट है 1996 में स्थापित भारत का पहला कृषि जीन बैंक विश्व के कुछ सर्वोत्तम बैंकों में एक है। तो भारत का पहला कृषि जीन बैंक ये कब स्थापित हुआ? 1996 में स्थापित हुआ। नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है सहकारी आंदोलन। साथियों सहकारी आंदोलन क्या होता है? जब विभिन्न व्यक्ति स्वेच्छा से मिलकर कई व्यक्ति अपनी इच्छा से मिलकर किसी आर्थिक हित की पूर्ति के लिए संगठन बनाते हैं तो उसे सहकारी संगठन कहते हैं। समझ में आया होगा कि सहकारी संगठन क्या है? तो जब विभिन्न व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से मिलकर किसी आर्थिक हित की पूर्ति के लिए संगठन बनाते हैं तो उसे सहकारी संगठन कहते हैं। और यह संगठन लोकतंत्रात्मक मूल्यों तथा समानता के सिद्धांतों पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है ये संगठन? लोकतंत्रात्मक तांत्रिक मूल्यों और समानता के सिद्धांतों पर। अगला है भारत सरकार ने 1904 में सहकारी साख अधिनियम पास किया। तो सहकारी साख अधिनियम कब पास हुआ? 1904 में, जिसकी सिफारिश वर्ष 1901 में एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में गठित उस समिति ने की थी। तो किसने की थी जिसकी कह सकते हैं सिफारिश? तो 1901 में एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में गठित उस समिति ने की थी जिसे सहकारी संगठनों की संभावना और सफलता पर रिपोर्ट देने के लिए स्थापित किया गया था। अगला है 1912 में दूसरा अधिनियम पास हुआ। 1919 में सहकारिता को केंद्रीय सूची से हटाकर प्रांतीय सूची में डाल दिया गया। तो सहकारिता को कब हटाया गया केंद्र सूची से प्रांतों में? तो 1919 के अधिनियम में, जिसे मांटेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। और 1935 का अधिनियम है साथियों, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होने से सहकारिता को काफ़ी बल मिला। तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई? 1 अप्रैल 1935, याद रखिएगा। और आरबीआई के बारे में पूछा जाता है कि आरबीआई इम्पोर्टेंट की साथियों कि सर ऑसबोर्न स्मिथ जो थे आरबीआई के पहले गवर्नर थे, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आरबीआई के 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं?